हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन। हम कैसे हैं? आप सभी मस्त होंगे होना यहाँ पे। और जैसा आपको बताया कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी टेट एग्ज़ाम 2026। और यहाँ पे देखो, मैं आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों करा रही हूँ, ठीक है ना। और इसमें ज्योग्राफी में आज का जो सेशन है वो है हमारा भारत देश, हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज के सेशन में हम भारत का भौगोलिक क्षेत्र पढ़ेंगे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है, और अगर आपको ये PDF चाहिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, देखो 7505890761। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। ओके, चलिए। तो भारत का भौगोलिक स्वरूप देखो यहाँ पे। भारत क्या है? एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र वाला देश है, आपको पता है। ओके, देखो उत्तर में ऊंचे हिमालय पर्वत है। भारत देखो भैया, भारत अभी हम भारत की स्थिति बना दें अगर आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है पूर्व है, पश्चिम में, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? उत्तर में ऊंचे ऊंचे हिमालय, यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर ऊंचे हिमालय है। और भाई पश्चिम में यहाँ पे देखो, यहाँ पर इधर अरब सागर है भारत में पश्चिम में, ठीक है ना। और इधर पूर्व में इधर बंगाल की खाड़ी है। और यहाँ पे दक्षिण की बात करें अगर हम जो है दक्षिण की बात करें, यहाँ पर हिंद महासागर है। ओके, तो इस तरह इसकी प्राकृतिक सीमाएं बनाते हैं। इस प्रकार भारत उत्तर में हिमालय तथा 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। देखो जो भारत है, देखो जो ये भारत है, ठीक है। भारत देखो, इधर क्या है? पूर्व है, यहाँ पे पश्चिम है, यहाँ पे उत्तर दिशा, यहाँ पे दक्षिण दिशा। तो ये तो जो क्षेत्र है पूरा हिमालय से घिरा हुआ है भारत का। ओके, और अगर यहाँ पे तीनों दिशाओं की, इधर अरब सागर की, बंगाल खाड़ी और हिंद महासागर की, इस क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें क्या है? यहाँ पर समुद्र से घिरा हुआ है। जी हाँ। अच्छा, भारत का जो एरिया है वो कितना है आपको पता है? यहाँ पे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। 32,08,763 इतना है। ओके, उत्तर में लद्दाख से दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई कितनी है? 3,214। और पूर्व में और पश्चिम में कच्छ रण तक इसकी चौड़ाई कितनी है? 2,900 जो है 33। देखो इस तरह से, इस तरह ही भारत है, ठीक है। तो देखो उत्तर से दक्षिण ये वाली लंबाई तो है 3,214, और ये वाली लंबाई चौड़ाई है यहाँ पे 2,933। स्थल रूपों की क्या क्या विविधता है? भारत में विविध प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है। आपको पता है भाई, यहाँ पर हमारे जो भारत है ना, यहाँ पे ऊंचे पर्वत भी है, मरुस्थल भी है, उपजाऊ उत्तरी मैदान भी है, असमान पठारी क्षेत्र भी है, तटीय क्षेत्र भी है, द्वीप समूह भी यहाँ पे पाए जाते हैं। इस तरह विविधता में एकता देखने को मिलती है। यहाँ की जलवायु, वनस्पति, वन्यजीव, भाषा, संस्कृति में विविधता होने के बावजूद भारत में एकता पाई जाती है। यानी कि यहाँ पे 28 स्टेट है, राज्य हैं, 28 राज्य है भाई। आपको पता है 28 के 28 राज्यों की जलवायु, वनस्पति, वन्यजीव, भाषा, संस्कृति सब कुछ अलग है, डिफरेंट है भैया। फिर भी भारत में एकता पाई जाती है। फिर भी सब भारत के लोग क्या कहते हैं कि हम भारत के क्या है? नागरिक है। यह एकता हमारी परंपरा, रीति रिवाज और संस्कृति में परिलक्षित होती है। देखो 28 राज्य है, 28 के 28 राज्यों में जैसे दीपावली का त्यौहार है, होली का त्यौहार है, बिल्कुल मनाया जाता है, ठीक है ना। चलो यहाँ की थोड़ी जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो थोड़ा एक डाटा है 2011 की जनगणना के अनुसार, अगर भारत की जनसंख्या पूछे तो टोटल मान के चलिए 121 से 120 करोड़, यानी कि 1.2 अरब से अधिक है, ठीक है। देखो भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ये पॉइंट्स काफ़ी बेस्ट है, इसको याद करो। सबसे पहले नंबर पर भैया जी चीन आता है। अगर आज की बात करते हैं भैया, तो अब भारत टॉप पर है, ठीक है। चीन भी सेकंड पर आ चुका है। अब की बात करें 2000 जो है क्या चल रहा है 26। भारत की जनसंख्या विविध भाषा, संस्कृति और समुदायों से मिलकर बनी है। देखो भारत का जो प्रायद्वीप स्वरूप है और उसका मानक समय कहाँ से सारी चीज़ें, तो प्रायद्वीपीय स्थल का वह भाग है जो 3 दिशाओं से जल से घिरा है, वो प्रायद्वीपीय स्थल कहलाता है। प्रायद्वीपीय स्थल किसे कहते हैं? मैंने कहा ना, देखो ये दक्षिणी क्षेत्र है, ये वाला दक्षिणी क्षेत्र है। यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर हिंद महासागर है। तो यहाँ से और यहाँ तक ये पूरा जो क्षेत्र है समुद्र से घिरा हुआ है, इसी को प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। जी हाँ, भारत भी एक प्रायद्वीपीय देश है क्योंकि इसके 3 ओर जल पाया जाता है, जैसे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, महासागर, हिंद महासागर है, ठीक है, मैंने बता दिया। मानक समय
देखो, बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम तक बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का एक ही मानक समय नहीं होता। आपको बताइए, यूएसए में 5 मानक समय क्षेत्र है, कनाडा में 6 मानक समय क्षेत्र है, रूस में 11 मानक समय क्षेत्र है। पूछा जा सकता है तो याद रखें, ठीक है। और हमारा जो यहाँ पे मानक जो क्षेत्र है, जो समय है, उसकी बात करते हैं तो 5.5 घंटे आगे हैं ये, ठीक है ना, ग्रीनविच के टाइम से। भारत की स्थिति देखते हैं, अक्षांशीय स्थिति क्या है भारत की। अक्षांशीय स्थिति देखो, भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में कैसे, यहाँ पर देखो, ये पूरी पृथ्वी है, इस तरह से 2 भागों में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री लाइन, या फिर आप इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इस तरह ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो यहाँ पर है हमारा भारत, यहाँ पर उत्तरी पूर्वी गोलार्धों में स्थित है। ओके, ध्यान रखना। अच्छा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री देश के लगभग मध्य भाग से। जी हाँ, जो कर्क रेखा है वो हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के, और भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। अच्छा, भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक है। यानी कि ये भारत है, 8 यहाँ पे 8 डिग्री 4 और यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है ना। इस तरह इसका उत्तरी अक्षांश है। अब देशांतर स्थिति देख लेते हैं भैया जी। तो बिल्कुल देखो, देशांतर स्थिति ये होती है, ये पूरब और पश्चिम वाली। तो यहाँ पे 9-7, ठीक है। देखो, 6 स्टेट 7 डिग्री पूरब से और 97 डिग्री 24 पूर्व देशांतर तक, इस तरह ये वाला। यदि पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिम गोलार्ध में बांटा जाए तो भारत पूर्वी गोलार्ध में, मैंने कहा ना कि अगर आप पृथ्वी को पूर्वी पश्चिम गोलार्ध में बांट देते हैं तो फिर हमारी जो पृथ्वी है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर। ओके। अच्छा, इस सारे समय में क्या क्या डिफरेंस है यहाँ पे देखो, मैंने बताया था ना कि भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री है। तो प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का समय अंतराल होता है। ऐसा पूछा जा सकता है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर कितने मिनट का समय अंतर होता है भैया जी, 4। इसलिए क्या है, भारत पूर्वी पश्चिमी छोर के बीच में लगभग 2 घंटे का स्थायी समय अंतर होता है। कितना, 2 घंटे का। अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले होता है, ठीक है ना, गुजरात की तुलना में लगभग अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले हुआ है। अच्छा, भारत की सीमाएं देखो, भारत की स्थलीय सीमाएं 7 देशों से लगती है। देखिए इस तरह, देखो स्थलीय सीमाएं इस तरह, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पश्चिम में पाकिस्तान है, फिर यहाँ पे अफगानिस्तान आगे बढ़ के, ठीक है। और भैया जी पूरब में यहाँ पे इधर भूटान है, और यहाँ पे बांग्लादेश है, और इधर म्यांमार है। ओके। और भैया यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे चीन है, यहाँ पे फिर रूस है, इस तरह। समुद्री पड़ोसी देश, दक्षिण दिशा में स्थित 2 द्वीप देश हैं, श्रीलंका और मालदीव, भारत के समुद्री पड़ोसी देश है। देखो, हमारे जो है समुद्री पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे श्रीलंका है, और आपको पता है श्रीलंका अब जो है भारत से अलग हो चुका है पाक जल संधि के अनुसार। इस तरह श्रीलंका और जो मालदीव हैं यहाँ पर, ये हमारे पड़ोसी देश है समुद्री। देखो, मैंने कहा ना कि पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग कर चुका है। जिन देशों की सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी वो कौन कौन से, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान की सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हुई है। ध्यान रखना ये भी है ना, पूछा जा सकता है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए भारत को, मैंने कहा था कि 28 राज्य हैं, इसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज। ओके, इसमें डिवाइड किया गया है। पहले 29 राज्य थे, लेकिन जो जम्मू कश्मीर है उसको भी अब यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। आपको तो वही पता है, कॉमन सा क्वेश्चन है कि दिल्ली भारत की कैपिटल है। राज्यों का गठन मुख्यतः किसके आधार पर होता है, उसकी भाषाओं की, लैंग्वेज के आधार पर। अच्छा, भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। देखो, मिट्टी आपको पता है, मिट्टी जिसमें आप खेती करते हैं, ठीक है, हर प्रकार की है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वैसे इंडिया में। जलोढ़ निक्षेप नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है, बहुत बारीक मिट्टी होती है। नदियाँ इन मिट्टियों को अपने साथ बहाकर नदी बेसिन में जमा कर देती है। फिर क्या करती है, इन महीन कणों के जमाव से उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है।
और जलोढ़ मिट्टी से बने मैदान काफ़ी अत्यंत उपजाऊ होते हैं। मैंने कहा ना कि यहाँ पे जो है सबसे बेस्ट जो है जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है वो पाई जाती है सबसे ज़्यादा। सहायक नदी वह है छोटी नदी जो किसी मुख्य नदी में आकर मिलती है, सहायक नदी कहलाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सहायक नदी किसे कहते हैं, चलो बता दो। तो एक छोटी नदी होती है जो मुख्य नदी में आके मिल जाती है, छोटी सी नदी मुख्य नदी में, मेन नदी में, बड़ी नदी में। ऐसा एक गंगा है, ठीक है ना, इस तरह से इसमें और भी नदी मिल गई इस तरह। उदाहरण देखो, जैसे यमुना नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, तो गंगा नदी की जो है यमुना नदी सहायक नदी है क्योंकि ये छोटी नदी है, यमुना नदी इसमें आके मिल जाती है। यहीं पे गोमती नदी, घाघरा नदी, कोसी, गंगा नदी की अन्य प्रमुख सहायक हैं। देखो, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी है मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करते हैं जिसे सुंदरबनकाल डेल्टा कहा जाता है। सुंदरबनकाल डेल्टा कहाँ पर है? भारत में पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में क्यों है? इसलिए क्योंकि ये देखो इस तरह से जो है गंगा यहाँ पे इस तरह से, फिर इस तरह से जो है पूर्व दिशा में, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा ये जो गंगा है ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आती है, ठीक है ना, वो भी इसमें मिल जाती है। और फिर यहाँ पर ये आपको पता है, देखो वो मेरे नाम याद नहीं आ रहा है, इनको क्या नाम से जाना जाता है, आप बताओ कमेंट बॉक्स में, ओके। और फिर ये दोनों जब नदी मिल जाती है इनको कुछ नाम दिया जाता है, फिर ये सुंदरबन का डेल्टा यहाँ पे निर्माण करती है। थोड़ा दिमाग से निकल चुका। अब डेल्टा की बात करते हैं। डेल्टा एक क्या है? त्रिभुजाकार स्थलरूप है, त्रिभुजाकार है, इस तरह से जैसे होता है ना त्रिभुजाकार, ठीक है ना। डेल्टा वह स्थलरूप है जो नदी के मुहाने पर बनता है जहाँ नदी समुद्र या किसी बड़ी जलाशय में मिलते हैं। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से ही डेल्टा का निर्माण होता है। कुछ भौतिक विभाजन भी देख लेते हैं। भारत, तो भाई भारत में विविध प्रकार की भौतिक आकृति है, जैसे भारत में विभिन्न प्रकार के पर्वत, पठार, मैदान है, तटीय मैदान है, मरुस्थल है, डिफरेंट। जैसे यहाँ पे चलो थोड़ा आज हम जो है अपने हिमालय पर्वत की बात करेंगे। तो ये जो है हिमालय हमारा, देखो यहाँ पर इस तरह उत्तर में स्थित है हिमालय, और पूरा बर्फ से ढका एक विशाल पर्वत है, ठीक है। और यह भारत की प्राकृतिक सीमा का कार्य करता है। इसे 3 समांतर श्रेणियों में बांटा गया, हिमालय को 3 श्रेणी में बांटा गया है। इस तरह देखो ये भारत है और ये यहाँ पर पूरा क्या है, इधर देखो हिमालय है, ओके। देखो हिमालय को भारत में 3 तरह से बांटा गया है, एक वृहत हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय। वृहत हिमालय का मतलब एक बड़ा हिमालय, फिर एक मध्यम हिमालय बीच का, फिर एक छोटा हिमालय, ओके। यह हिमालय की सबसे ऊंची उत्तरी श्रृंखला है, विश्व की अनेक चोटियाँ इस जो है श्रृंखला में। मध्य हिमालय यह हिमाद्री के दक्षिण में है, जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग ऐसे प्रसिद्ध पर्वत स्थल इसी क्षेत्र में स्थित है। मध्य हिमालय में सबसे बड़ा कौन सा है? वृहत हिमालय। फिर थर्ड है शिवालिक हिमालय, फिर लघु हिमालय भी कह सकते हैं। यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है। यह अपेक्षाकृत कम ऊंचाई वाली है और नवीन पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना। भारत में देखो कुछ उत्तरी मैदान भी है भैया। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जैसे सिंधु हुई, गंगा हुई, ये कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है नदियाँ। सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदी, ये जो अपने साथ में जलोढ़ निक्षेप लाते हैं और फिर ये इन मैदानों का निर्माण करते हैं। यह क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ होता है, कृषि के लिए काफ़ी आदर्श क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व अधिक तो पाया जाएगा, क्यों? क्योंकि क्षेत्र उपजाऊ है, कृषि के लिए आदर्श क्षेत्र है, अच्छी जलवायु है, बढ़िया अच्छा पानी है, खान पीन, ठीक है। तो आपको बताइए जनता सबसे ज़्यादा वहीं पे रहती है भैया। इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारतीय मरुस्थल के बारे में बात करेंगे। महामरुस्थल भारत के पश्चिम भाग में स्थित थार मरुस्थल राजस्थान में फैला हुआ है। जी हाँ, थार मरुस्थल बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ पर? अपने भारत में है। देखो ये क्या होता है, ड्राई होता है, गर्म होता है और रेतीला होता है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, वनस्पति बहुत कम पाई जाती है, जनसंख्या घनत्व भी कम ही होता है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान एरिया की, देखो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे तो गुजरात है, ये एरिया राजस्थान, ठीक है जी हाँ, ये वाला एरिया। तो ये क्या है, काफ़ी ड्राई है, हॉट है और सैंडी है, ठीक है ना। देखो ये है राजस्थान, इस तरह ये वाला क्षेत्र यहाँ पे हमारा थार मरुस्थल कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार देख लेते हैं भारत में।
प्रायद्वीपीय पठार कैसे कैसे भारत में त्रिभुजाकार में हैं, कुछ ऊंचे हैं कुछ नीचे हैं, इस तरह पठारी क्षेत्र है। भारत की प्राचीन भू आकृतियों में से एक माना जाता है प्रायद्वीपीय पठार भारत में। जैसे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं से एक अरावली पर्वत, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे पुरानी यहाँ पे जो है सबसे पुरानी छोटी या फिर सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है। भारत का कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान में है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला इस क्षेत्र में है। ओके, नर्मदा और ताप्ती नदी भी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच से बहती। यह क्षेत्र खनिज संसाधनों से काफी समृद्ध क्षेत्र है। इस तरह से होता है पठार, प्रायद्वीपीय पठार का पत्थर। पूर्वी घाट असमान टूटी फूटी पर्वतमाला है। पश्चिमी घाट एक समान निरंतर पर्वतमाला है। पठारी क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है। कोयला, लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, ये सभी जो है मिनरल्स पाए जाते हैं यहाँ पे। कुछ तटीय मैदान देख लेते हैं भारत के। पश्चिमी तटीय मैदान संकरे तथा छोटे हैं। पूर्वी तटीय मैदान चौड़े उपजाऊ है भारत में। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखो, अरब सागर में दो नदियाँ गिरती हैं यहाँ पे, एक नर्मदा एक ताप्ती। जी हाँ, ध्यान रखना, बाकी सभी नदी आपकी इधर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ये नदी अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा बनाती रहती है। जैसे मैंने कहा ना, सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर बना है। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखना इसको। तटीय मैदान कृषि, मछली पालन और बंदरगाह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है ये तटीय मैदान क्षेत्रों के। यहाँ पे देखो, भारत में दो द्वीप समूह हैं। भारत के दो प्रमुख द्वीप समूह, एक लक्षद्वीप द्वीप समूह, यह अरब सागर में केरल तट के निकट है। इस तरह यहाँ पे अरब सागर, यहीं पर है लक्षद्वीप समूह, छोटे छोटे। यहीं पर ये क्या है? प्रवाल द्वीप भी ने कहा जाता है। एक है भैया जी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये इधर है। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस तरह से बंगाल की खाड़ी में भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह द्वीप समूह अनेक छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बने हैं। जैसे मैंने बनाया ना, एक छोटे छोटे इस तरह बने हैं। देखो, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ना 2004 की बात करते हैं, काफ़ी भयानक सुनामी आया था यहाँ पे, गंभीर रूप से यहाँ पे ये प्रभावित हुआ था क्षेत्र आपका। ठीक है, प्रवाल द्वीप क्या होता है? देखो, प्रवाल क्या होता है? प्रवाल क्या होते हैं? छोटे समुद्री जंतुओं के कठोर कंकाल होते हैं। जो समुद्र में छोटे छोटे जो जंतु होते हैं ना, फिर वो मर जाते हैं, उनके कठोर जो कंकाल है कि भैया ये हड्डी इनकी नहीं नष्ट हुई, ओके, वही प्रवाल द्वीप होते हैं। इन समुद्री जंतुओं को क्या कहते हैं? पोलिप भी कहा जाता है। पोलिप समुद्र के उथले और गर्म जल में समूह बनाकर ये रहते हैं। ठीक है, प्रवाल का निर्माण कैसे होता है? जब जीवित पोलिप मर जाते हैं, उनके कठोर कंकाल, मैंने कहा ना कि भैया यहाँ पे समुद्र में जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, जब वो मर गए तो जो उनका नॉर्मल सा कंकाल है वो तो फिनिश हो गया, नष्ट हो गया। ठीक है ना, मिट्टी बन गई उसकी, लेकिन जो उसका हार्ड कंकाल है वो नहीं मरा। ठीक है, वो जीवित है। वो पोलिप यहाँ पे देखो, जब जीवित पोलिप मर जाते हैं, उनके कठोर कंकाल यहाँ पे समुद्र में रह जाते हैं, तो वही यहाँ पे आपके क्या कहते हैं? प्रवाल कहलाते हैं। ठीक है ना, इस तरह नए पोलिप पुराने कंकालों के ऊपर विकसित होते रहते हैं। इस प्रकार पुराने और नए कंकालों की परतें लगातार यहाँ पे बनती रहती है। कहाँ पे? लक्षद्वीप समूह में। ओके, समय के साथ ये परतें ऊंची चौड़ाई इस तरह बढ़ती जाती है। लाखों वर्षों में इन कंकालों का विशाल संचय हो जाता है। यहाँ पे प्रवाल भित्ति, प्रवाल द्वीपों का निर्माण भी होता है। लक्षद्वीप द्वीप समूह भारत के प्रमुख प्रवाल द्वीपों का एक उदाहरण माना जाता है। इस तरह से यहाँ पे हमारा भारत देश ये फिनिश होता है, और यहाँ पे एक दो क्वेश्चन आपका स्पेशल बनेगा, सो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देख लेना। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन लेके आते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग। ओके, कल लेके आएंगे। अब चलो यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। जिस भी फ्रेंड्स ने भी सेशन लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट कर लो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।